नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत बढ़िया। राधे राधे। कल बेटा आपने एलिगेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और आज बच्चों एलिगेशन की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जितना आपने एलिगेशन कल पढ़ा था, आज वहां से आगे की बातों को ट्राई करते हैं। मुझे बताओ बेटा, कल आपने कितने क्लास में 20 क्वेश्चन कर लिए थे क्या? कल आपने 22 तक सवाल कर लिए थे। चलो जी, ये अपना 22 नंबर सवाल है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, 22 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक की बात में तो किसी को समस्या कोई नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। देखो, जब भी कभी आपको बेटा मीन वैल्यू ज्ञात करनी ना, मीन वैल्यू, तो आपको पता है मीन वैल्यू ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। आप वेटेड एवरेज से भी करते हैं, डिफरेंस से भी करते हैं, डेविएशन से भी करते हैं। जो तरीका आपको उचित लगे वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक तरीके की बात करेंगे, आपने कंप्लीट टोटल सारे तरीके आपको आने चाहिए। हर एक प्रकार की बात आपको याद है तो ही आप पेपर में सवालों को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं 22 से आगे की कहानी शुरू करता हूं। सवाल नंबर 23 से अपनी क्लास आज शुरू होती है और आज की क्लास का बच्चों सवाल नंबर 1 आप सबके सामने। देखो, एक बाजार में व्यक्तियों की औसत संख्या रविवार के दिन आती है 510 और सप्ताह के बाकी दिन आते हैं 240। महीना 30 दिन का है और संडे से शुरू होता है, तो प्रत्येक दिन का तुम्हें एवरेज ज्ञात करना है। आपने ये बात कैलेंडर में पढ़ी है दोस्तों, आपने ये बात कैलेंडर में पढ़ी है कि अगर एक मंथ में 30 डेज हैं और महीना संडे से शुरू होता है बच्चे, यानी कि आप कहोगे 1 तारीख को संडे है। सर 1 तारीख को संडे है तो 8 तारीख को संडे, तारीख 15 को संडे, 22 को संडे, 29 को संडे। इस मंथ में 5 संडे आएंगे क्या? अरे आपने जब ये बात दोस्तों पढ़ी है तो आपको ये बात पता है कैलेंडर में कि 5 संडे इस मंथ में आएंगे और 25 दिन आएंगे बच्चों अदर। 25 दिन आएंगे अदर। अदर का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब 25 दिन होंगे बेटा टोटल। अच्छा देखो, अब इस सवाल का मुझे चाहिए बेसिक। देखो बेसिक तो ये होता है बेटा, ये एवरेज टाइप का सवाल है। बेसिक में आपको पता है सर, संडे को लोग आते हैं 510 और टोटल कितने संडे हैं? संडे हैं सर 5। संडे कितने हैं? 5। सर बाकी दिनों पे लोग आते हैं 240 और बाकी दिन कितने हैं? 25। इन टोटल लोगों को आप 30 से डिवाइड कर दोगे बेटा, इन टोटल लोगों को आप 30 से डिवाइड कर दोगे तो आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए इसमें 30 का भाग दोगे 17, 17 पंजा 85 बनेगा। इसमें भाग दोगे 8 और ये 200, टोटल आना चाहिए 285 एवरेज। ये लेकिन सर इस क्वेश्चन में फिर एलिगेशन कहां आया? देखिए एलिगेशन ना एक टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक कंसेप्ट है। जब भी दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो एलिगेशन आप लगा सकते हो। देखो ये है बच्चों संडे और ये है बच्चों अदर डे। ठीक, संडे के दिन तो लोग आते हैं 510 और अदर डे लोग आते हैं 240। बच्चे आप बताओ, टोटल आपके पास संडे 5 हैं, अदर डे 25 हैं, तो क्या मैं इनका अनुपात 1:5 कह सकता हूं? क्या मैं इनकी क्वांटिटी 1:5 कह सकता हूं? क्या 1:5 कह सकता हूं क्या? अरे जानते हैं ना सर, संडे तो आपके पास 5 है और अदर डे 25 है, तो रेशो आ गया इनका 1:5। और अब हमें ज्ञात करना है सबका एवरेज क्या होगा, यानी कि मीन वैल्यू आपसे पूछी है। सर कैसे भी करके ना हमें इस मीन वैल्यू तक जाना है। सर मीन वैल्यू ज्ञात करने का पहला तरीका आपने क्या किया था? वेटेड एवरेज 510 गुना 1, 240 गुना 5 डिवाइड बाई 6 करना है। ये काम आप करोगे तो भी 85 प्लस 200 करेंगे बेटा, उत्तर 285 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर डिफरेंस मेथड लगाएंगे, डिफरेंस मेथड, देखिए डिफरेंस मेथड क्या कह रहा है मुझे, सर इन दोनों में अंतर निकालोगे 270 का अंतर आएगा। 270 के 6 भाग करोगे तो यहां बनेगा 45 और यहां बनेगा 235। अब चाहो तो इनका डिफरेंस लोगे तो 285 आना चाहिए, इनका बेटा डिफरेंस लोगे तो भी यही आना चाहिए, तब भी सवाल का उत्तर यही बनेगा।
सर अगर हम डेविएशन से करें तो मैं कहता हूं डेविएशन में तुम 240 और 510 के बीच में कोई नंबर मान लो। क्या माने? आपने कहा जी 300 मान लो, मान लिया। अब सुनो, ये नंबर 300 से 210 ज्यादा है और एक बार, तो इसका तुम्हें एक गुना ही करना है। सर ये 60 कम है 5 बार, 60 कम है 5 बार, तो 300 कम हो गया ना, इसको 6 लोगों में बांट दीजिए। सर रिजल्ट क्या बनेगा? 300 माइनस 210 में से 300 घटाओगे 90, 90 में 6 का भाग दोगे 15, सर माइनस का 15 करोगे 285 ही बनेगा ना बच्चों। बताओ, मैंने आपको मीन वैल्यू ज्ञात करने के 3 तरीके बताए, क्या तीनों तरीकों से आप सवाल कर पा रहे हैं? क्या तीनों तरीके से आप कमांड कर पा रहे हैं? क्या आपको तीनों तरीके आने चाहिए? हर तरीका अपनी जगह पे सही है, मैं ये नहीं कह सकता इनमें से ये गलत है ये सही है। हर तरीका सही है बेटा, हर तरीका सही है, पर जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे उस पर तुम्हें पेपर में काम करना है। तुम्हें जानकारियां पूरी समझ में आनी चाहिए। सुनिएगा, एक व्यक्ति 2 घड़ियां 1000 रुपए में खरीदता है। ये 2 घड़ियों का टोटल मूल्य है, ये 2 घड़ियों का टोटल मूल्य है 1000 रुपए, टोटल 2 घड़ियों का मूल्य है। आपने बोला था कि हमसे पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा भाई, गलत कह दिया मैंने भाई साहब, गलत कह दिया। एक व्यक्ति 2 घड़ी 1000 रुपए में खरीदता है। ये आपके सामने फर्स्ट घड़ी है और ये आपके सामने सेकंड घड़ी है। एक घड़ी को 5% की हानि पर, बेटा इसको तुमने बेचा है 5% की हानि पर। देखिए जब हानि की बात हो रही है तो आप इसको माइनस में कह सकते हैं, आप इसको नेगेटिव में कह सकते हैं। दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, ऐसा। आपने कहा सर 5% की, सर 5% की हानि पर बेचा और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक। कुल मिलाकर तुम्हें 50 रुपए का लाभ हुआ। सर पूरी डील में आपको 50 रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ पूरी डील में। तो क्या तुम ये देख सकते हो क्या कि ऑल ओवर तुम्हें कितने परसेंट का लाभ हुआ है? ऑल ओवर तुम्हें कितने परसेंट का लाभ हुआ है? सर पूरी डील में तो हमें ना केवल 5% का ही लाभ हुआ है, पूरी डील में हमें 5% का ही प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल 20 और 5 का डिफरेंस लोगे 15, 5 और 5 का डिफरेंस लोगे 10, खत्म। सर 5 और 5 का डिफरेंस 10 क्यों लिया? अरे एक माइनस में 5 है, एक प्लस में 5 है, तो माइनस और प्लस है तो आपको पता है रेट यही बनेगा। सर इनका सीपी जो आएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, ये 3:2 में आना चाहिए। और 1000 रुपए को अगर मैं 3:2 में बांटूंगा तो आप ये जानते हैं कि ये बनेगा 600 रुपए और ये बनेगा 400 रुपए। क्या तुमको बात समझ में आई क्या? प्रॉपर एग्जाम में आपको सीपी का अगर रेशो मिल जाता है तो चीजों को ज्ञात करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। बेटा दिशा वो टाइम पास करने आ रहे हैं, बेटा उनको लगता है कि जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं ये काम का नहीं है, मैं सिर्फ इनको फालतू बात कर रहा हूं। बेटा तो नहीं करना चाहिए ना आपको। बेटा जब आप में इतनी समझ बन चुकी है, जब आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट काम का नहीं है, तो तुम काहे काहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? जहां तुम्हें समझ में आता है वहां जाके पढ़ लो भाई, नखरे किस बात के कर रहे हो? एक कंपनी के स्टाफ के सुपरवाइजर और मजदूर का औसत वेतन 50 रुपए है। सुपरवाइजर का वेतन देखो, अब एक बात सुनो, जो आपके सामने सुपरवाइजर की बात आ रही है, इसका औसत वेतन देखो हमें दिया गया 150 रुपए और मजदूर का औसत वेतन दिया गया 40 रुपए। हमें सुपरवाइजर का भी दिया गया, मजदूर का भी दिया गया है, और दोनों का मिलाकर 50 है। क्या दोनों का मिलाकर 50 है? तो आपने कहा जी इनका डिफरेंस लोगे 10, इनका डिफरेंस लोगे 100, सर इनकी संख्या 1:10 में आएगी। और ये तुम्हें दिया गया सवाल में, सुपरवाइजर अगर 15 है, सर एक की वैल्यू अगर 15 दी गई है, तो बताओ मजदूरों की संख्या कितनी होगी? क्या मजदूर 150 बनेंगे? क्या मजदूर 150 बनेंगे? हाँ। आपका एक टॉपिक मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन करवाया था। क्या आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक में से किसी बच्चे ने सवाल करने की कोशिश की? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम में, पिछले 4-5 साल के सवाल तुमने किए, क्या वो आपसे बन पा रहे? किसी बच्चे ने ट्राई किया तो? उसके बाद भी सुनाया लोगों को दिक्कत है, उसके बाद भी दिक्कत है कि हमसे तो नहीं बन पा रहे, आपने तो बढ़िया पढ़ाया ही नहीं, आपने तो बढ़िया पढ़ाया ही नहीं, हम तो करेंगे तो वहां से सवाल ही नहीं बन रहे, क्या करें?
सुनो बेटा, चाय की फर्स्ट कैटेगरी ये 60 रुपए पर केजी की चाय है, ये 60 रुपए पर केजी की चाय है। और सेकंड वाली चाय पत्ती है बेटा, इसकी कीमत है 65 रुपए पर केजी। ठीक है, ये ना दोनों बेटा क्या कॉस्ट प्राइस होते हैं, मतलब आप इनको खरीदने गए, आप इनको खरीद रहे हैं बेटा तो 60 रुपए और इसको खरीद रहे हैं 65 रुपए, लेकिन आगे तुम्हें जो रेट दिया है ना वो इनका मिलाकर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़िए कि इनको किस अनुपात में मिलाऊं कि इस मिश्रण को अगर 68.20 में बेचें तो 10% का लाभ हो। इसका मतलब क्या बच्चों, ये 110% की वैल्यू है क्या? क्या ये 110% की वैल्यू है क्या? अरे मिश्रण को तुमने 68.20 में बेचा तो तुम्हें 10% का लाभ हो गया। इसका मतलब तुम्हारा सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। पहले सीपी का मतलब 100% ज्ञात करोगे। और कैसे ज्ञात करेंगे सर? इसके बटा में 110 और गुणा में 100 करना आता होगा। 2 जीरो काट दें, यहां से 1 जीरो यहां से काट दें, सर आपका सीपी आ गया 62 रुपए। यानी इन क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर तुमको यह कह दिया जाए ना कि इस रेट पर बेचेंगे तो इतने का लाभ होगा, तो पहले तुम्हें इस केस में सीपी फाइंड आउट करना होगा। जैसे मर्जी करो, साम दाम दंड भेद से तुम्हें पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। सर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, तो 3:2 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। मुझे लग रहा है तरीके में आपके सवाल का उत्तर ए बनना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बिना कुछ ज्यादा एक्शन लिए आप ए को टिक कर सकते हैं। ये बात आपके सामने ट्राई है बच्चों। सुनो, अगेन तुम्हें मैं सवाल बता रहा हूं कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी और 15 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को मिलाया कि 16 रुपए में बेचूं तो ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। 16 में बेचा तो लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है। इसका मतलब ये 1:4 बनना चाहिए। अरे जितने रुपए में 16 में बेच रहे हो, ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस 16 होगा। ध्यान देना, हमेशा पहले इन क्वेश्चंस में तुम्हें कॉस्ट प्राइस पर जाना पड़ेगा दोस्तों। 192 रुपए की चाय, 150 रुपए की चाय किस कीमत पर बेचें? सर 194.40 ना 20% के लाभ की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू को ऐसे ज्ञात करोगे क्या? बोलो हाँ, अरे बोलो ऐसे ज्ञात करोगे क्या? 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये 120% की वैल्यू है। अब 100% की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 12 एकम 12, 7 4 12 छिका 72, 162 रुपए आएगा। अगर ये 162 आ गया दोस्तों, तो इनका डिफरेंस आएगा 12, इनका डिफरेंस आएगा 30। 6 से काटेंगे 2:5 बनना चाहिए। इस मात्रा में मिलाओगे तो 100% दोस्तों ये आपका डेटा सेटिस्फाइड होगा। 2:5 में 2:5 में आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। इतने अच्छे प्रकार से आपको बात समझनी है। ये अब सेकंड प्रकार के सवाल चल रहे हैं जिनमें आपको इतने परसेंट का लाभ, इतने परसेंट का प्रॉफिट दे जाए। तो आपको पता है जब 20% का प्रॉफिट आ रहा है तो 194.4 120 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। हाँ, ये प्रॉफिट लॉस का ही सवाल है सौम्यदीप, ये प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको ये इस समय तो करवा रहा हूं बेटा कि इसमें एलिगेशन काम आ रहा है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि एलिगेशन इज नॉट अ टॉपिक, एलिगेशन इज अ कॉन्सेप्ट। ये ब्याज के सवालों में भी यूज आएगा, ये प्रॉफिट लॉस में भी यूज आएगा। जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं सब में एलिगेशन की हेल्प काम आ सकती है बेटा। जरा मुझे बता दो एक बार, सर 180 रुपए वाली चाय, 280 वाली चाय आपने 320 रुपए में बेचा तो तुम्हें 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का प्रॉफिट हो गया तो प्यारे बच्चों इसका मतलब तुम्हें पहले सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। तुम्हें सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। आपने कहा जी 3 से तो कट नहीं पाएगा, 2 से काट लो 3, 160। क्या बच्चों ये 800/3 आएगा? जो तुम्हारा सीपी है, सीपी क्या 800/3 आएगा? और सर 800/3 को कैसे सोल्व करें? आप तो गुणा में 3 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, पूरा सवाल अपना इजी बन जाएगा। 18 तिया 54 540, 18 तिया 84 840, और यहां पे दिया दोस्तों 800। इनका डिफरेंस आना चाहिए 40 और इनका डिफरेंस आता है 260 जी। 40 और 260 का रेशो लोगे बेटा, 40 और 260 का रेशो लोगे तो 2:13 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये 29 नंबर सवाल की तुम्हें बात समझ में आई क्या? 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू आपको सवाल में दी गई कि अगर 20% का लाभ होता है
तो आपको पहले सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी बने तो पहले सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर बीच में वैल्यू लिखनी है तो वो तुम्हें सीपी ही लिखनी पड़ेगी, तब इस बात को ट्राई कर पाओगे। है ना बेटा, आंखें खोल के देखोगे समझ में आएगा। अब तुम ऐसे नींद में पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? तुम ये चाहती हो मैं बार बार सवाल में 120 लिखूं, यहां पे 100 लिखूं, तब करोगे। इसको 20 से काटूंगा 5, 20 से काटूंगा 6, लेकिन तुम्हें दिक्कत है कि इसके बाद भी समझ नहीं आएगा। अब तुम्हारा अगला मैसेज ये आएगा कि 100 और 120 कैसे लिख दिया, 100 और 120 कैसे आ गया, जरा बताओ। 32 रुपए का गेहूं है, 24 रुपए का गेहूं है, अरे 39 में बेचा तो 30% का लाभ, यानी ये 130 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। मैं चाहता तो 13/10 लिख लेता, पर मैंने लिखा नहीं। मैंने कहा लोगों का विद्रोह हो जाएगा कि आपने ये कैसे लिख दिया, बाद में इस बात पे भी समस्या हो जाएगी कि आपने ये कैसे कर दिया। सर ये 6 और 2, क्या बताओ सवाल का उत्तर 3:1 बनना चाहिए क्या? तेजल तुम्हारा उत्तर 3:2 क्यों आ गया? अरे जब इनका डिफरेंस लोगे तो 6 बनेगा, इनका डिफरेंस लोगे तो 2 बनेगा, रेशो इनका 3:1 आना चाहिए ना भाई। ऐसी जल्दबाजी मत करो यार। अब मुझे बताओ 31 नंबर सवाल बेटा तुम खुद से कर लोगे अब? अरे 31 नंबर सवाल खुद से कर लोगे ना? हाँ, ये तुम्हें घर से खुद से होना चाहिए। दोस्तों ऐसा मुझे बता दो, ये सवाल देखो, ये वाले सवाल कई लोगों को समझ में नहीं आ रहे, इस बात को समझो। एक बेईमान दूधिया, बेटा दूधिया जो होता है बेईमान है, वो बेईमानी कैसे करता है भाई? बेटा बेईमान शब्द का मतलब क्या है? बेईमान, सर बेईमान तो वो होता है जो दूध में पानी मिलाता है। भाई अगर मान लो बेटा, मान लो मेरी दुकान है पानी की ना, मेरी दुकान दूध दुकान है, मैं दुकान पे दूध बेचता हूं। अब दूध मैं जिस रेट पर खरीद के ला रहा हूं बेटा, उससे महंगा ही बेचूंगा। भाई कोई भी दुकानदारी है, कोई भी दुकान है, आज मान लो मेरी मोबाइल फोन की दुकान है, तो मोबाइल फोन अगर मेरे को 5 रुपए का आता है तो मैं 5 से महंगा ही बेचूंगा, तो फायदा होगा, तो मैं काम कर रहा हूं बेटा। लेकिन बेईमानी क्या होगी? बेईमानी होगी अगर मैं दूध में पानी मिला देता हूं। तो जैसे ही आपने पढ़ा ना डिसऑनेस्ट बेईमान, इसका मतलब ये व्यक्ति दूध में पानी मिला रहा है। दोस्तों 121 लीटर दूध लाया खरीद कर, बेटा ये दूधिया है, ये दूध लाया खरीद कर, कितना लाया? 121 लीटर दूध लाया खरीद कर, ये जिसकी कीमत 10 रुपए पर लीटर है। दूध की कीमत है दोस्तों 10 रुपए पर लीटर, ठीक है? ये दूध की कीमत है 10 रुपए पर लीटर। उसमें कितना पानी मिलाए? बेटा इसके अंदर पानी मिला रहा है, पानी जो पानी मिला रहा है बेटा, पानी तो ये फ्री वाला मिलाएगा ना, पानी तो फ्री वाला मिलाएगा। अरे पानी जो मिलाएगा वो थोड़ी बेटा मार्केट से बोतल लेकर आएगा 20 रुपए लीटर की, ये तो फ्री का पानी डालेगा, नल का पानी डालेगा, तो पानी मिलाएगा फ्री वाला। इसमें किस अनुपात में पानी मिलाए कि कह रहे हैं साहब 11 रुपए में बेचकर 20% का लाभ हो। देखो मिश्रण को तुम 11 रुपए बेच रहे हो ना, तो तुम्हें 20% का लाभ हो रहा है। पहले सीपी ज्ञात करना पड़ेगा क्या? पहले सीपी ज्ञात करना पड़ेगा क्या? मैंने 5/6 नहीं लिखा, नहीं तो साहब मुझे डर लग रहा है। ऐसा बताओ, जो तुम्हारा मिश्रण है, जो तुम्हारा मिश्रण है उसका रेट बताओ बेटा, 55/6 रुपए आ रहा है क्या? 55 रुपए 6 बटा आ रहा है क्या? हाँ। सर थोड़ा सा कंटेंट को आसान कर लेते हैं, क्या इस पूरी इक्वेशन को, पूरे सवाल को आप 6 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे? हाँ सर 6 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखो तो इसका बटा में 6 कट जाएगा और यहां 60 बन जाएगा क्या? ये तो 0 था, 0 रहेगा। सर जी इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5, सर जी इन दोनों का डिफरेंस आएगा 55, रेशो आएगा 11:1, कि आपके इस मिश्रण में दूध और पानी 11:1 में आएंगे, 11:1 में आएंगे। दूध अगर 121 लीटर है, ये 11 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 11 लीटर आपके सवाल का उत्तर मिलेगा। 11 लीटर उसमें आप पानी मिला दोगे तो आपकी ये सारी जानकारी इस प्रकार सेट हो जाएगी। क्या बता दो बेटा, अब ये बात आपको समझ में आ रही है? हमेशा इन प्रकार के सवालों में ध्यान रखना, जो दूध में पानी मिलाओगे वो पानी आपका फ्री वाला होगा, पानी आपका 0 रुपए पर लीटर का होगा, उसकी कीमत को आपने 0 रुपए रखना है बेटा। हाँ।
सुनो भैया, एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी जिनका मूल्य 33 रुपए और 24 रुपए किलोग्राम है, तो 2:1 में मिलाता है। यदि इन 2 प्रकार की चीनी का अनुपात 1:2 कर लिया जाए तो दुकानदार 100 किलोग्राम को मिलाने पर कितने रुपए बचा लेगा? देखो मेरी बात सुनो, कितनी बढ़िया बात सवाल में दी गई। बेटा एक चीनी तो 33 रुपए पर केजी है और एक चीनी 24 रुपए पर केजी है, ठीक है। दुकानदार इनको 2:1 में मिला रहा है, दुकानदार इनको 2:1 में मिला रहा है। तो क्या प्यारे बच्चों ये मीन वैल्यू ज्ञात कर सकते हो क्या? अरे क्या ये मीन वैल्यू ज्ञात कर सकते हो क्या? अरे तुमने 33 वाली चीनी और 24 वाली चीनी 2:1 में मिलाई, तो क्या ये रेट आपका 30 रुपए आएगा? सर ये ज्ञात कैसे करते हैं? मैंने आपको 3 तरीके सिखाए हैं बेटा। 33 दूना 66 प्लस 24 90, 90 में 3 का भाग दोगे 30 रुपए आएगा। आपने डिफरेंस मेथड भी किया है, आपने ये भी करा है कि इनमें 9 का डिफरेंस है, इसको काटोगे तो ये 6 बनेगा और ये 3 बनेगा। तो 33 में और 3 में 30 का डिफरेंस, 24 में और 6 में 30 आ जाएगा। दोनों प्रकार से बात सही है। अच्छा अब ये कहता कि अगर ये दुकानदार 33 रुपए और 24 रुपए को 1:2 में मिलाता, अगर ये 1:2 में मिलाता, तो आप बता दो भैया आपके सामने यहां मीन वैल्यू का मान 27 आएगा क्या? क्या आपका मान 27 आएगा क्या? कैसे आएगा? तुमको ये पता है कि डिफरेंस 9 है सर, इधर 6 आएगा, इधर 3 आएगा, तो 27 आएगा और 31 आएगा। अब यहां तो मीन वैल्यू आ रही है 30, यहां आपकी मीन वैल्यू आ रही है 27। यानी दोस्तों ये दुकानदार 1 किलोग्राम के पीछे 1 किलोग्राम पर बेटा 3 रुपए की सेविंग कर रहा है ना। यहां तो इसको चीनी मिल रही है 30 रुपए पर केजी, यहां उनको चीनी मिल रही है 27 रुपए पर केजी, यानी 1 किलोग्राम के पीछे 3 रुपए बचते हैं। तो मेरे भाई 100 किलोग्राम पर कितने रुपए बचेंगे? तो 100 किलोग्राम पर 300 रुपए बचेंगे। 300 रुपए आपके सवाल का उत्तर बनेगा, 300 रुपए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 300 रुपए कैसे आया? इसके लिए आपको मीन वैल्यू ज्ञात करना आना चाहिए, मीन वैल्यू की बात समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? मेन मुद्दे की बात है ना कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तेजल भाई एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई। तेजल हर एक क्वेश्चन पे आपका डाउट आ रहा है, एक बार मेरे भाई रेज हैंड कर ले प्लीज यार। अपन 1 to 1 बात कर लेते हैं, जो भी तेरे डाउट्स हैं मैं इनको दूर कर लेता हूं भाई। हर एक क्वेश्चन पे तुम्हारा नेगेटिव कमेंट ही आ रहा है, तो तेजल एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई। हेलो। हाँ भाई बताओ। नमस्ते सर। नमस्ते बताओ। सर मैं सर जो बोला था सर, वहाँ पे जो आपने दिए हुए थे सर क्वेश्चंस, को सर सीट्स के सारे क्वेश्चंस हो गए थे सर। जो किरण की बुक थी सर उसके भी हो गए थे सर, बट सर मेरे पास कुछ सर वो पीडीएफ के फॉर्म में पड़ी थी, उसके सर देखे तो कुछ क्वेश्चन सर नहीं हो पा रहे थे। मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो तुम लोगों से ये कह रहे हो कि इस क्लास में बोलना मना है भाई, बोलो मत। मैंने किसको कमेंट करने के लिए मना किया, बोलने के लिए मना किया भाई? हाँ सर, वो गलत वे में ले लेते हैं सर, बोलने लगते हैं कि मेरा सर इंटेंशन आपको सर हर्ट करना नहीं था, बस मैं तेजल से बात कर रहा हूँ, उसके साथ बात कर रहा हूँ, उससे मेरी बात हो रही है। तुम उसे कह रहे हो कि तेजल यहाँ कुछ बोल मत, इस क्लास में बोलना मना है। ऐसा मैंने बोला कि आपको यहाँ कमेंट नहीं करना या बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है भाई? नो सर। तो फिर आपका इस तरह कमेंट करने का क्या मतलब भाई? सर अदर लोग सर देखते हैं आपके तरीके सर, कोई कुछ भी सर उस पर किस तरीके से उनको सर बोला था उन लोगों के लिए सर, आपको नहीं था। भाई देखो तुम्हें नॉलेज बहुत ज्यादा है मेरे भाई ना। एक्चुअली मेरा नॉलेज कम, मेरा ज्ञान कम है भाई, तुमको ज्ञान ज्यादा है। अब हो सकता है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर नहीं हो पा रही हो, वो आपको समझ में नहीं आ पा रही हो भाई। अब मैं उस चीज का स्पष्टीकरण कैसे दूं कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और जब आपकी डाउट क्लास होती है तो डाउट पूछे कभी आपने? सॉरी सर। नहीं मैं तो वही आपसे जरूर पूछ रहा हूँ कि मान लो आपको डाउट है, अभी आप हंस रहे हो, आप दांत निकाल रहे हो इस बात को लेकर कि यार मैं तो हंस रहा हूँ। भाई जब तुमने कोई डाउट क्लास में कोई सवाल पूछा है आज तक कि मेरा ये सवाल नहीं हो पाया, या मैंने कभी डाउट आपका अवॉइड कर दिया हो कभी? नो सर। तो फिर आप ये बात कैसे कह रहे हो कि आप जो पढ़ा रहे हो क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे हैं? सर ये नहीं सर बोला था हो नहीं रहे थे सर, उसकी सीट से कुछ क्वेश्चन सर बोले, बाकी सर जो आपने दिए थे सर सारे हो गए थे सर। तुम एसएससी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन लेके बैठो। अगर कोई बच्चा किरण की किताब, कोई अरिहंत की किताब, कोई राकेश यादव की किताब, कोई नकल की किताब 10 साल के अगर क्वेश्चन लेके बैठो और वो सवाल तुमसे बनेंगे कि नहीं बन रहे, बन रहे कि नहीं बन रहे? अभी
सर हो गए थे, किरण के सारे क्वेश्चन बन गए थे सर। सारे बन गए थे। जी तो सर। मैंने यहाँ एसएससी का बैच स्टार्ट किया है, क्योंकि नीट का, कैट का, मैट का एग्जाम बैच स्टार्ट किया भाई। भाई कौन से एग्जाम की तैयारी करी तो बताओ मुझे। सर एसएससी। और उसके लास्ट के 10 साल के सारे सवाल बन रहे हैं तुमसे। जी सर, उसके सारे हो गए थे सर। तो उसके बाद भी आपको मतलब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है टीचर पे? उसके बाद भी आपको इतनी आपत्ति क्यों है टीचर से यार? सॉरी सर, सर मेरा वो इंटेंशन नहीं था सर बोलने का सर। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पिछले 10 साल के तुम सारे सवाल कर पा रहे हो, हर एक क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, सारी बात समझ में आ रही है, और उसके बाद भी मतलब इस तरह की बात करने का मतलब क्या है भाई? ये तो बता मुझे यार। सॉरी सर। नहीं सॉरी की बात नहीं है भाई, मेरे को तो तुम्हारा तरीका जानना है कि मतलब चाह क्या रहे हो, इच्छा क्या है, मतलब क्या विचार में है कि बात बार बार ऐसे कमेंट करने का, मतलब क्या मन में इच्छा क्या है? उस भाई से मेरी बात हो रही थी, वो कुछ भाई बता रहा था कि सर मेरे को सवाल शीट के नहीं बनते, आपने उसको बोला कि यहाँ कुछ बोल मत, यहाँ बोलना मना है क्लास में। मेरे भाई एसएससी की तैयारी करवा रहा हूं, एसएससी के एग्जाम के ओरिएंटेड जितनी बातें बनती है मैं सारी आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई? जितना मेरे में ज्ञान है ना भाई, उतना मैं पूरा दे रहा हूं, बेस्ट दे रहा हूं। अब इससे ऊपर के लेवल की बात चाह रहे हो भाई, वो मुझे नहीं आती है, वो तुम्हें जहां समझ में आ रही है वहां पूरी कर लो भाई, मेरे बस की बात है वो। सॉरी सर। ठीक है भाई। भाई सिंपल सी बात है यार, जितना मेरे को लगता है ना कि एसएससी के एग्जाम के लिए आवश्यक है, उतना मैं आपको पूरा करवा रहा हूं। और उसके बावजूद भी आपको ये लगता है कि कंटेंट वर्थी नहीं है, कंटेंट काम का नहीं है, कंटेंट में मेरे सवाल नहीं बनते हैं, मेरे से होता नहीं है, तो भाई तुम्हें जहां मन करे वहां पढ़ लो भाई। मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं। जिस बच्चे को चीजें वर्थी लगती हैं, जिस बच्चे को चीजें लगती हैं एग्जाम के लिए यूजफुल है, वो अपना कोर्स पूरा कर ले भाई। जिसको लगता है कि हमें तो सर और शीट में सवाल करने हैं, वहां से कर लो भाई साहब, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है भाई। उसके बाद भी दांत निकाल रहे हैं, बताओ यार, शर्म नहीं आ रही है? सुनो, अब देखो मिश्रण वाले टॉपिक में आपने ऐसे कुछ सवाल किए थे, मैं तुम्हें दो अलग अलग प्रकार की चीजें बता रहा हूं, उनको बड़े ठीक प्रकार से समझना, उनको बड़े अच्छे प्रकार से समझना। देखो बेटा, मेरे पास ना एक बर्तन है ए, इस ए बर्तन में मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मिल्क है, एक वाटर है, एक दूध है, एक पानी है। ये मान लो बेटा 3:2 में है, ये मान लो 3:2 में है, ठीक? और एक बर्तन मेरे पास और है, इसमें ये दोनों चीजें 4:5 में, ये दोनों चीजें 4:5 में है ना। आपने मिश्रण वाली क्लास में ऐसे सवाल किए थे कि यदि बर्तन ए तथा बी को 5:3 में मिलाया जाए, अगर इनको 5:3 में मिलाया जाए तो रिजल्ट में यानी परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो क्या बनेगा? आपने ऐसे सवाल किए थे क्या? आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना कि दोनों को 5:3 में मिलाना है। अब कैसे मिलाते हैं सर? कैसे मिलाते हैं कि देखो इनका जोड़ बन रहा है 5, इनका जोड़ बन रहा है 9, तो पहले तो इसका गुणा 9 से करो, इसका गुणा 5 से करो। अब इनकी क्वांटिटी हो गई है बराबर। सर इनकी क्वांटिटी हो गई है बराबर, लेकिन बराबर नहीं, आपको तो 5:3 में मिलाना है, और अब आपने इसको 5:3 किया था, यही ना? ऐसा काम किया था ना? पहले तो इनको इक्वल कर लिया, इक्वल के बाद में आपने इसको 5:3 में मिला दिया। अब इनमें कुछ कट सकता है तो काट लो, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हो गया। सर मिल्क और वाटर को अलग अलग कैलकुलेट कर ले, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 और ये 5। आप मुझे बता दो 13:11 बनना चाहिए क्या? 13:11 बनना चाहिए क्या? हमने मिश्रण वाली क्लास में ऐसे सवाल 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, बहुत सारे किए थे, ताकि ये पूरी कमांड आपको हो जाए, इस प्रकार की बात में दिक्कत नहीं आए। अब मैं इसी सवाल को आपको रिवर्स बता रहा हूं। सर ए बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर 3:2 में है, बी बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर 4:5 में, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बर्तन ए तथा बी को किस अनुपात में मिलाया जाए? ए तथा बी को किस अनुपात में मिलाया जाए? भाई इनको कौन से अनुपात में मिलाऊं कि रिजल्ट में यानी परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर 13:11 में हो जाए? आप सवाल की लैंग्वेज समझो, ऊपर जो सवाल लिखा है और नीचे लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस फील कर पा रहे हो? सर उसमें तो रिजल्ट का मिश्रण पूछा था, इसमें पूछा है क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसी मिलाऊं, क्वांटिटी कैसी मिलाऊं कि रिजल्ट आपको दे दिया। बात समझ में आई? मात्रा का रेशो पूछा है कि भैया किस अनुपात में मिलाएं,
तो ये सवाल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एलिगेशन पे। देखिए एलिगेशन के लिए ना बेटा क्या करना, आप दूध या पानी किसी एक चीज पे अपनी जानकारी को पढ़ना, किसी एक चीज पे। जैसे मान लो मैं तुम्हें सवाल बता रहा हूं अकेले अकेले दूध पे, अकेले अकेले दूध पे कैसे, सुनिएगा। इसमें टोटल दूध 3 है 5 में से, 5 कैसे, बर्तन में 3 लीटर दूध 2 लीटर पानी, टोटल 5 हो गया। तो आप कहना जी दूध पूरा पूरा 3 है 5 में से। दूसरे वाले बर्तन में दूध कितना है 4, कितने में से, 9 में से। दूसरे बर्तन में दूध कितना है 4, कितने में से, 9 में से। सर रिजल्ट में दूध आपको चाहिए 13, कितने में से, 24 में। रिजल्ट में आपको दूध कितना चाहिए 13, कितने में से, 24 में। सर मुझे इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेना है। आप मुझे बताओ इनका एलसीएम आएगा 72, 5 360। क्या बताओ 360 इनका एलसीएम बन सकता है? 24 का और 9 का, 24 का और 9 का एलसीएम आएगा बेटा 72, और ये 5 गुणा का 360 आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये 5 से कटेगा दोस्तों, 5 से कटेगा 72 बार, 72 तिया 216। सर ये कटेगा 9 40 चौका 160। सर ये कटेगा 15 बार 195। ऐसा ही होगा क्या? 240 15 195, हाँ 195 आना चाहिए, 195 आना चाहिए। कुछ बात में गलत तो नहीं कर दिया मैंने? मिल्क और वाटर आपने मिलाया 4-5 में, मिल्क और वाटर अपने को चाहिए 13-11 में, ये मैंने कर दिया 3/5, ये मैंने कर दिया 4/9, और यहां अपने को दूध चाहिए 13/24 है। अरे टोटल आएगा ना इनका, है ना, टोटल आएगा ना, टोटल। टोटल ज्ञात क्यों नहीं कर पा रहे हो? टोटल ज्ञात क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप किसी एक चीज को लेकर अपने सवाल को सॉल्व करेंगे, किसी एक चीज को। सर इनका डिफरेंस आ गया 35 और इनका डिफरेंस आ गया 21। 5 से काटोगे, सॉरी 7 से काटोगे तो 5:3 बन गया। देखो ये वापस मैं इसी बात पे आ गया ना, ये बात ज्ञात कर ली ना। तो आप मतलब ये दोनों तरीके की लैंग्वेज आती है पेपर में। ये सवाल सॉल्व करते हैं मिक्सचर के आधार पर, और ये सवाल सॉल्व करते हैं एलिगेशन के आधार पर। इसलिए इस टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक जैसे सवाल है, एक मिश्रण से बनेगा, एक एलिगेशन से बनेगा। दोनों तरीके आपको सवाल पे अप्लाई करने आने चाहिए। जैसे कि ये सवाल देखो, बर्तन ए और बर्तन बी, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4-5-5-1 है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का 5-4 होना चाहिए, 5-4 होना चाहिए। तो आप मेरी बात समझना, कोई भी एक चीज कैच कर लो। आपने कहा सर मैं दूध पे सवाल को कैच करता हूं, देखो मैं आपको सब काम करके बताऊंगा, आप सिर्फ पढ़ते जाओ प्लीज। विकास मेरी बात सुन लो पहले, विकास मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पहले मेरी बात को सुन लीजिए प्लीज, निवेदन है मेरा आपसे। सर दूध पहले बर्तन में कितना 4/9 आएगा क्या? सर पहले बर्तन में दूध कितना आएगा 4/9, और दूसरे बर्तन में दूध आएगा 5/6। मतलब ऊपर दूध बटा में टोटल, ऊपर दूध बटा में टोटल। और रिजल्ट में आपको 5/9 चाहिए क्या? रिजल्ट में आपको दूध कितना 5/9 चाहिए? हाँ सर इस पूरी जानकारी का 18 से गुणा कर दूं। 9 का और 6 का एलसीएम तो 18 ही बनता है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा ये एलसीएम 90 आएगा इनका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब। 9 से कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8। 6 से कटेगा 3 बार, 5 तिया 15। 9 से कटेगा 2 बार और ये 10। क्या बच्चों काट पीट के आपके सवाल का उत्तर 5-2 आ गया क्या? एक बच्चे के मन में आ रहा है सर आपने दूध पे ही सॉल्व क्यों किया, पानी पे करें तो कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, रिजल्ट सेम आएगा। आपने कहा सर इसमें पानी है 5/9, सर इसमें पानी है 1/6, रिजल्टेंट में पानी कितना आ रहा है 4/9। अपना सवाल पानी पे चल रहा है तो पूरी जानकारी को पानी पे लेके चलना। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 3 और ये कटेगा 2 बार 8। तभी भी बताओ आपके सवाल का उत्तर 5-2 ही आएगा क्या? यानी जब इस प्रकार का सवाल बने, आपसे कोई पूछे कि बताओ इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा इनको सर 5:2 में मिलाना चाहिए, इनको सर 5:2 में मिलाएंगे तो अपनी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, दोनों तुमको ठीक प्रकार से करने आने चाहिए, दोनों आपको ठीक प्रकार से करने आने चाहिए। सर जिंक और कॉपर का अनुपात 1-2 है, दूसरे में अनुपात 2-3 है। आपने जिंक पर सवाल बनाने का सोचा, जिंक इसमें है 1/3, इसमें जिंक आ रहा है 2/5, रिजल्ट में आपका जिंक आ रहा है 5/13। क्या यही आपका सवाल है? सर आपने कहा देखो इनका जो एलसीएम है ना सर, ऐसे तो मैं ज्ञात नहीं कर पा रहा, 3 × 5 × 13 मान लू, मेरा टारगेट है नीचे की संख्याएं कट जाएं, तो मैं 3 × 5 × 13 मान लू, मान सकते हैं? सर आप देखो इसका गुणा करोगे 5 3 से 3 कट जाएगा, 13 × 5 65,
सर 5 से 5 कट जाएगा, 13 तिया 39 दूना 78, 13 कटेगा, 5 तिया 15 पंजा 75, डिफरेंस लोगे 3, डिफरेंस लोगे 10। क्या इतनी सी देर में उत्तर ज्ञात कर सकते हो? क्या इतनी सी देर में आप सब इस सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हो? कंसेप्ट क्लियरिटी आनी होनी चाहिए, आपको ये पता लगना चाहिए कि आप ये काम कैसे कर रहे हो। हमने केवल जिंक पर सवाल सॉल्व किया है, अगर आप चाहते तो हम कॉपर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पे ट्राई करना, अगर जिंक को लेके चल रहे हो तो पूरा सवाल जिंक पे करना, कॉपर पे कर रहे हो पूरा सवाल कॉपर पे करना, आपके सवाल का उत्तर सटीक आ जाएगा। हो जाएगा अब ये? अच्छा देखो, मैं इसको फटाफट लिख के बता रहा हूं, फटाफट लिख के बता रहा हूं, तुम मेरी बात को सुनना। अगर तुम्हें मेरी किसी बात में डाउट लगे तो मुझे बताना। मेरा जो मन करा लिखने का मैंने ऐसा लिख दिया। क्या सब कुछ ठीक लिखा है? क्या मैंने सब कुछ ठीक लिखा है ना? 4/7, 5/8, 3/5। अब तुम्हारे मन में ये बात पता होनी चाहिए कि सर ये ऐसा कैसे आया। सर इसका जो एलसीएम आएगा वो 7 गुना 8 गुना 5 कर लो। 8 5 40 चौका 160, 8 कटेगा, 7 5 35 और 35 गुना 5 175, 5 कटेगा, 56 तिया 168, 7 इधर बनेगा, 7 इधर बनेगा, 8, मामला खत्म। ये सारे सवाल मैंने आपको बताए हैं एक जैसे ये क्वेश्चन था 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, बिल्कुल सेम प्रकार के सवाल हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज की बात आपको मिल रहा है बेटा, थोड़ी बहुत जानकारियां आप समझ पा रहे हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसको कम से कम 2 बार पढ़ना जरूरी है। अगर आप केवल एक ही बार क्लास मेरे साथ साथ लाइव देखते हैं और फिर आप सोचते हैं अब मैं सवाल सारे कर लूंगा, तो दिक्कत तुम्हें आएगी। आप तो सारे क्वेश्चन एक बार खुद से सेल्फ रिपीट किया करो। मैथ्स एक गेम है प्रैक्टिस का, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको 1 घंटे में मैथ सिखा दे बेटा। मैथ सीखने के लिए तुम्हें इन पर अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास कब करोगे? जब तुम्हें इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर दोगे, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस बनेगा कि अब सवाल करा रहे हैं तो फिर ठीक है, आगे रिजल्ट भी आएगा बच्चे। जरा बता दो, 2/5 लिख दूं, 4/7 लिख दूं और 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? एलसीएम कितना आ गया? 70, 14 दूनी 28, 10 चौका 40 और 35। सर जी इससे ज्यादा इजी बात मुझे लगता नहीं कोई मैथ्स में हो सकती है। एलिगेशन पे इससे ज्यादा कोई इजी बात हो सकती है मुझे लगता नहीं। अच्छा ये जो तुम्हारे सामने 69 सही 3/13% लिखा है, पहले इस बात को थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा, क्योंकि देखो आपको ना ये बर्तन ए और बी है, बर्तन ए और बी, इसमें मैं दूध की बात करता हूं। ए बर्तन में दूध कितना है? 8/13। बी में दूध कितना है? 5/7। लेकिन सर ये आपने कर दिया दूध में, मिश्रण में इतना दूध हो तो ये क्या है? परसेंटेज दिया है बेटा। मतलब टोटल दूध अगर 100% है तो उसमें से आपका जो क्या बोलते हैं दूध कितना है, इतने परसेंट है, तो ये गुणा करोगे 690, 70 कर लो इसको यार, 910, 897, ये 900/13 है, गुणा में 1/100। मतलब आप ये कहोगे आपके रिजल्ट में दूध कितना 9/13 है क्या? 69 सही 3/13% को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो ना तो 9/13 कहेंगे। मतलब कि टोटल 13 लीटर में से 9 लीटर दूध होता है, तो रिजल्ट में कितना आएगा? 9/13। हो गया सवाल बच्चों। एलसीएम कितना आ गया? 91 आ गया। ये 7 बार कटेगा 56, ये 13 बार कटेगा 65, 7 बार कटेगा 63। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा ये सवाल पेपर में छोड़कर आएगा। एलिगेशन के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सवाल हैं। जरा बताओ भैया, एक क्वेश्चन आपके लिए घर से होना चाहिए क्या? कॉपर टिन का अनुपात दिया है, और नए में टिन कॉपर, ध्यान देना ना बात पे, गलती मत करना घर पे बेटा। इसमें दिया है कॉपर और टिन, इसमें दिया है टिन और कॉपर। बात को समझ गए ना? लैंग्वेज को पढ़ लेना बेटा, अक्सर तुम्हें इस बात में फंसाने की कोशिश करेगा। आप इस चीज को ध्यान रखना पेपर में। 40 नंबर सवाल पे आ जाइए। 40 नंबर सवाल की बात को समझे बेटा। 2 प्रकार की चीनी को एक साथ निश्चित मात्रा में मिलाया, प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य अच्छे चीनी से 0.50 रुपए कम था, खराब चीनी से 0.75 रुपया ज्यादा था। अच्छे और खराब चीनी के किस अनुपात में मिलाया गया था? अरे भैया कितना आसान है, देखो मेरी बात सुनो।
ये चीनी है बेटा अच्छे वाली चीनी, और ये वाली चीनी है खराब चीनी। अब जाहिर सी बात है बेटा, जो अच्छी चीनी आएगी वो तो महंगी आएगी, अच्छी चीनी तो महंगी आएगी, और सस्ते वाली खराब चीनी सस्ती आएगी, ये तो बात पता ही है। यहां जो इनका मीन वैल्यू रेट आएगा, मीन वैल्यू बेटा, वो रेट कहीं ना कहीं इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा क्या? जो मीन वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं इनके बीच में आ रहा होगा क्या? भाई आपका जो मिश्रण का रेट पड़ेगा वो आपको पता है, अच्छी चीनी से तो कम और खराब चीनी से ज्यादा पड़ेगा, बीच में आएगा कहीं ना कहीं। अब आप सवाल पढ़ो, प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य है अच्छे चीनी से 0.5 रुपए कम था, यानी कि 0.5 रुपए, क्या इन दोनों का डिफरेंस है क्या? अरे ये मिश्रण का रेट है, ये मिश्रण का रेट है, तो अच्छी वाली चीनी और मिश्रण का जो डिफरेंस है वो 0.5 रुपए, और खराब वाली चीनी और मिश्रण का डिफरेंस 0.75 है क्या? तो सर क्या बता दो, आपने इन दोनों प्रकार की चीनियों को 3:2 में मिलाया होगा क्या? आपने इन दोनों प्रकार की चीनियों को 3:2 में मिलाया होगा? बोलो। हमें रेट के बारे में आइडिया ही नहीं है सर, इनका रेट कितना भी हो सकता है, इनके रेट के बारे में नहीं पता, पर डिफरेंस को देखकर हमने इनका रेशो फाइंड कर लिया कि इसी रेशो में कहानी को मिलाया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, इसमें खराब पहले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले मेरे भाई। अगर मैं पहले खराब लिख लेता और बाद में अच्छी चीनी कर लेता, और यहां पे आपका मिश्रण का रेट बन जाता, यही होता। अच्छे और मिश्रण का रेट डिफरेंस 2.5 रुपए, सॉरी 98, ये लो जी। और खराब का और इसका रेट है 0.75, बेटा ये आ जाएगा 2:3। लेकिन ये किसका रेशो आया है? खराब और अच्छे का। आपसे पूछा था अच्छे और खराब, तो पहले अच्छा बताना है फिर खराब बताना है, उत्तर तो 3-2 ही बोलना पड़ेगा तुम्हें। बोलो 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 बोलो। ये अब आपके कुछ सवाल है बेटा जिनमें हमें फटाफट से मीन वैल्यू ज्ञात करनी सीखनी है। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, सुनो। सर 8 रुपए, देखो ये कीमत है, कीमत, और 10 रुपए कीमत वाली दो गेहूं हैं, इनको आपने मिलाया, इनको आपने मिलाया, और किस अनुपात में मिलाया पता है? किस अनुपात में? ये वाली गेहूं मिलाई है आपने 10 kg, और ये वाली आपने गेहूं मिलाई है 15 kg। तो क्या बताओ बेटा, इनकी क्वांटिटी तुमने 2:3 में ली है क्या? अरे बताओ, ये 10-15 लिखने की बात नहीं है, क्वांटिटी 2:3 में कंसिडर की है क्या? जनाब हमें तो ये मीन वैल्यू ज्ञात करनी है, ये, और ये ज्ञात करने के आपके पास 3 तरीके हैं भाई साहब, जो मन करे वो कर लेना। आप जानते हैं 8 दूनी 16, 30, 46/5 करोगे तो 9.2 रुपए आ जाएगा, एक तरीका तो ये हो गया। आप ये भी कर सकते हैं सर, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, 2 के अगर मैं 5 हिस्से कर दूंगा, ये 0.8 और 1.2 बनेगा, तो 8 में 1.2 जोड़ोगे तो भी 9.2, 10 में 0.8 घटाओगे तो भी 9.2। क्या डिफरेंस वाली बात से ज्ञात कर रहे हो? डिफरेंस वाली बात से ज्ञात कर पा रहे हो बेटा? आप लोगों को मीन वैल्यू मैंने ज्ञात करना सिखाया था बच्चे, आप लोगों को मैंने मीन वैल्यू ज्ञात करना सिखाया था। मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तुमको पिछली क्लास में भी बताया था, और आज उसी मीन वैल्यू का हम लोग यूज सीख रहे हैं, मीन वैल्यू की बात को हम लोग सीख रहे हैं। जरा एक बार सवाल को पढ़कर बताओ जी, कोई लैंग्वेज आपके समझ में आ रही है? ₹280 की, बेटा ये चाय पत्ती है 280 वाली, ये चाय पत्ती है 240 वाली, इनका रेट आपने मिलाया 7:9 में, क्वांटिटी ये है क्या? अरे बताओ, क्वांटिटी तुमने यही मिलाई है क्या? आपने कहा सर ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, ये वाली वैल्यू। 3 तरीके बताए थे, डेविएशन भी बताया था, वेटेड एवरेज भी बताया था, डिफरेंस भी बताया था, सारे तरीके आपके लिए आसान है। ओके।
एक सेकंड में चाय का बोलो, अगर फास्ट भी है। व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ सिस्टम ऑफ ब्रेक। अरे ब्रेक मतलब एक बार रुक जाओ यार, ये शीट पूरी कर लो, शीट पूरी कर लो। सुनो, ये जो बीच का नंबर है बेटा, बीच का टर्म है, ये मेन वैल्यू क्या है तुम्हें ज्ञात करनी आनी चाहिए। ये ज्ञात कैसे होगी सर? बहुत सारे तरीके हैं। देखो डिफरेंस वाला तरीका काम कर रहा हूं बेटा मैं। इन दोनों का डिफरेंस है 40। 40 के अगर तुम 16 भाग करोगे 2.5 बार टूटेगा। यहां बनेगा 17.5, यहां बनेगा 22.5। तुम या तो इसमें से 22.5 घटा लो या 17.5 जोड़ लो, बात तो एक ही है। सवाल का उत्तर तो यही बनेगा क्या? कितना आसान है ना, कितना इजी है। और आप जब बाद में घर पे सवाल करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको डेविएशन से भी करना है। डेविएशन से नहीं आया, क्यों नहीं आया? तुमको करना नहीं आया उत्कर्ष, तुम्हें करना नहीं आया। मैंने अगर मान लो 250 का रेट मान लिया बीच में, सर ये 30 ज्यादा है 7 बार, 210 ज्यादा हो गया। सर ये 10 कम है 9 बार, सर ये 9 कम हो गया, 90 कम हो गया मतलब। और ये 16 लोगों में इक्वल इक्वल बांट दो। 210 में से 90 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 120/16। 250 प्लस ये 7.5 बनेगा 257.5। उत्तर आ तो गया, क्यों नहीं आना चाहिए बेटा? तुमने 15 में बांट दिया तो मैं क्या करूं भाई? 16 में बांटना, 9 और 7 16 होते हैं। आपको सारे तरीके समझ में आ रहे हैं क्या? डेविएशन कैसे लगाते हैं, डिफरेंस वाला कैसे लगाते हैं, वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, सारी बातें पता लग रही हैं। ये सवाल देखो, सुनो, ये क्या कह रहा है? 1:4 अमल पानी के घोल वाले 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर, कितने बीकर है? एक्स। 317 अमल पानी के घोल वाले 200 ml वाले वाई बीकर मिला जाता है, तो परिणाम में अमल और पानी का घोल 1991 हो गया। देखो बेटा, आप ना कोई भी एक चीज को पकड़ लो। मैंने एसिड को कैच कर लिया। फर्स्ट वाले में एसिड कितना है? फर्स्ट वाले में एसिड है सर 1/5। सेकंड वाले बर्तन में एसिड आ रहा है 3/20। और रिजल्ट में आपको एसिड चाहिए 19/110। अगर मैं पूरी कहानी में सर गुणा करूंगा 220 से, तो इनका एलसीएम यही तो आएगा। हाँ सर, ये कटेगा 44 टाइम्स, ये कटेगा 11×3 = 33, ये कटेगा 2 बार 38। तो इनका डिफरेंस 5 और इनका डिफरेंस 6 है। यानी बेटा ये बता दो, इन दोनों लिक्विड की मात्रा 5:6 में मिलानी चाहिए क्या? इनकी मात्रा 5:6 में मिलानी चाहिए क्या? हाँ। मात्रा 5:6 का मतलब क्या है? कि फर्स्ट वाले की क्वांटिटी अगर मैं 500 ml ले रहा हूं, तो सेकंड वाले की क्वांटिटी तुम्हें 600 ml लेनी पड़ेगी क्या? फर्स्ट वाले की मात्रा अगर 500 ml ली जा रही है, तो सेकंड वाले की मात्रा तुम्हें 600 ml लेनी पड़ेगी, 600 मिलीलीटर मात्रा लेनी पड़ेगी। हाँ जरूरी है सर, 600 ml ही करना पड़ेगा। और एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, जो फर्स्ट वाला बीकर है वो 100 ml का बीकर है, ये 100 ml का बीकर है बच्चों। 500 ml मात्रा के लिए 100 ml के क्या तुम्हें 5 बीकर लाने पड़ेंगे? 5 बीकर। हाँ सर, दूसरे की मात्रा 600 ml है, लेकिन बीकर का साइज 200 ml का है, बर्तन का साइज 200 ml का है। अगर 200 ml का एक बर्तन है, तो तुम्हें 3 बर्तन बहुत हैं क्या बेटा? तुम्हें 3 बर्तन में काम हो जाएगा। तो एक्स और वाई का रेशो आना चाहिए 5:3। देखिए, अगर मैं इनकी मात्रा पूछता, मात्रा तो 5-6 में आ रही है,
लेकिन वो बर्तनों का आपको साइज दे दिया था कि ये बर्तन 100 ml का है, ये बर्तन 200 ml का है, तो 100 ml के 5 बर्तन और 200 ml के 3 बर्तन लाओगे तो आपको अपनी डिजायर्ड बात मिल जाएगी। क्या ये अब क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो, उसके बाद मिलते हैं। सी यू आफ्टर ओनली 5 मिनट, ए शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। सुनो भाई, क्या आपके इस सवाल का उत्तर आया? देखो आया तो बात बढ़िया है। सुनो मेरी बात, कंसेप्ट को सुनो बेटा, कंसेप्ट को सुनो। देखो मेरे पास ये एक बॉटल है, ठीक? ये एक सपोज करो विस्की की बॉटल है।
अब विस्की की बोतल है तो इसमें क्या है, विस्की में एक अल्कोहल का परसेंटेज है बेटा, इस अल्कोहल का परसेंटेज मेरे को दिया है इसमें 42% का इसमें अल्कोहल है, ठीक। अब मैंने क्या करा बेटा, इस बोतल में से थोड़ी सी विस्की निकाल दी, थोड़ी विस्की निकाल दी। अब जो बाकी की विस्की इसमें बची है, बाकी की विस्की जो बची है बेटा, उसमें अल्कोहल का परसेंट तो 42 ही है ना। इसमें बताओ अल्कोहल का परसेंट तो 42 ही है भाई, जितनी भी मात्रा है उसका 42% इसमें विस्की बाकी है। मेरे को लगा कि बोतल तो खाली हो गई, कोई देखेगा तो बोलेगा विस्की पी गए आप। तो मैंने क्या करा, उसमें सस्ती विस्की लाया मैं, 17% वाली विस्की इसके अंदर मिला दी है, ऐसे करके 17% वाली विस्की मैंने इसके अंदर मिला दी है। तो अब ये एक मिश्रण बन गया जिसमें 42% वाली और 17% वाली विस्की है। रिजल्टेंट जो मिश्रण बनाना उसमें 27% विस्की आई, 27% विस्की आई। आपने इनकी मात्रा निकाली सर, ये 10 और ये 15। सर इसका मतलब 2:3 होना चाहिए क्या सर, 2:3 होना चाहिए क्या। अच्छा, विस्की का कितना भाग निकाला गया था सर, विस्की का भाग निकाला गया था 3/5। 3/5 कैसे, अरे भाई ये 17% वाली विस्की तुमने 3 डाली है, तो पहले बताओ 3 भाग उसमें से निकाला होगा क्या। जब 17% वाली तुमने 3 भाग डाली है तो 3 भाग निकाला होगा, 3 भाग निकाला होगा। क्या तुम इस बात को समझ पाए। देखो दोस्तों, ये एक विस्की की बोतल है, ये एक विस्की की बोतल है जो पूरी भरी हुई बोतल है विस्की की, ठीक है। अब इसमें जो अल्कोहल की क्वालिटी है ना, इसमें जो बेटा अल्कोहल की क्वालिटी है वो 42% वाला अल्कोहल है, ये 42% वाला अल्कोहल है। ये बोतल है, ये लबालब विस्की की भरी हुई है यहां तक। इसमें 42% बेटा अल्कोहल है। ये आपके सामने बोतल थी। आपने कहा सर मैंने इसमें से ना थोड़ी विस्की निकाल ली, थोड़ी विस्की निकाल ली, और मान लो बेटा आपके पास जो विस्की इसमें बची है ना वो इतनी सी बची है, इतनी सी, यहां तक की विस्की बची है, 42% वाली इतनी विस्की बची है। तो आप ये बताओ, इसमें आपने लाकर 17% वाली विस्की डाल दी, 17% वाली विस्की इसके अंदर लाके डाल दी है, ये 17% वाली विस्की डाल दी है बेटा। तो आप मुझे एक बात बताओ, मिश्रण में जो रिजल्ट बना उसमें 42% वाली तो 2 भाग बची है और 17 वाली विस्की उसमें 3 भाग आ गई है। तो इसका मतलब तुमने 3/5 रिप्लेस किया होगा क्या, तुमने 3/5 रिप्लेस किया होगा ना। अरे तुमने जो 17% वाली विस्की 3 भाग डाली है, कुछ भाग निकाल के डाली होगी, तो 3/5 ही तो आना चाहिए। 2/5 आंसर कैसे दे रहे थे आप, ये और समझो। विस्की की बोतल में 40% वाला अल्कोहल है, इसमें आपने 19% वाला अल्कोहल डाल दिया और मिश्रण में 26% अल्कोहल आ गया। ये आ गया 7 और 14, 1 और 2, यानी निकाली गई मात्रा तो 2/3 होगी क्या। अरे जितनी तुमने 19% वाला तो डाला भाग 2, तो 2/3 तुमने निकाला होगा। 2/3 आपके सवाल का उत्तर बनेगा ऐसा। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। 2/3 आपके सवाल का उत्तर आएगा। अरे रिया बेटा बता कौन सी बात डिडंट अंडरस्टैंड है। 19% वाली विस्की तुमने 2 भाग डाली है, टोटल 3 में से 2/3 भाग तो निकाला होगा। तुमने कितना भाग रिप्लेस किया है, 2/3 किया। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद थोड़ी कैटेगरी को ऊपर ले जा रहा हूं बेटा, मैं थोड़ी कैटेगरी को ऊपर ले जा रहा हूं, थोड़े इससे ऊपर के लेवल पे चलते हैं बेटा। इस बार क्या ना बच्चों, हम तीन बातों पे काम कर रहे हैं। 3 चीजें किस प्रकार करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में आंखें खुल जाएंगी आपकी बढ़िया। 450 खिलौनों को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि तीनों खिलौनों को 9%, 10% और 12% के लाभ पर बेचा गया। यानी बच्चों ए प्रकार के खिलौने 9% के लाभ पे, बी प्रकार के खिलौने 10% के लाभ पर, और सी प्रकार के खिलौने 12% के लाभ पर बेचे गए। ए और बी से कुल इतना लाभ हुआ। देखो बेटा एलिगेशन बताओ, एलिगेशन क्या मैं ए और बी पर मिलाकर लगा सकता हूं क्या। सर देखो मेरे को ना ए और बी का प्रॉफिट पता है अलग अलग, ए और बी का मिलाकर भी पता है, तो मैं इस पर देखो एलिगेशन लगा रहा हूं। मेरा ध्यान बात पे, ए और बी, ए में खिलौने बेचे 9% के लाभ पर,
बी में बेचे 10% के लाभ पर, इनका रेशो आ रहा है, मिलाकर लाभ आ रहा है इतना, तो आप बताओ बेटा इनका डिफरेंस लोगे 4/7, इनका डिफरेंस लोगे 3/7, क्वांटिटी 4:3 में आएगी क्या? अरे बताओ, ए और बी की क्वांटिटी, ए और बी की क्वांटिटी 4:3 में आएगी ना? सर आपने कहा देखो ए और बी का अनुपात 4:3 चाहिए, 50 से काटोगे 4, 3 यहां तो बन रहा है, यहां नहीं बन रहा, यहां नहीं बन रहा, उत्तर तो आपके सवाल का ए ही बनेगा पक्का बेटा, उत्तर तो सवाल का ए ही बनेगा। ये तो मैंने 4, 3 को देख के कर लिया। सर सी के बारे में आप कंफर्म कैसे हो? देखो पूरा सवाल करना है, अभी तो आधा किया है, पूरा करना है पूरा। बताऊंगा अंशु, बताऊंगा अगली क्लास में बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, अब मेरे को एलिगेशन किस पर लगाना है? ये तीनों प्रकार के खिलौनों का मुझे प्रॉफिट पता है, तीनों प्रकार के। तो देखो तीनों में डायरेक्ट नहीं रहता कभी भी, यहां मैं करूंगा ए प्लस बी और यहां करूंगा सी। ए प्लस बी में आ रहा है 9%, सॉरी ए प्लस बी में आ रहा है 9 सही 3/7, सी में आ रहा है 12%, तीनों में मिलाकर आ रहा है 10%। ऐसे आप ऐसा बेटा अलग से नहीं कर पाओगे ना, तीनों पर एक साथ तो नहीं लगा पाओगे। अब देखो ए प्लस बी और ये सी मिलाकर एबीसी हो गया। 2 बार इस सवाल में एलिगेशन अप्लाई करने का सवाल था, 2 बार इसमें एलिगेशन लगेगा। सुनिएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2 और इनका डिफरेंस आएगा 4/7। रेशो बनना चाहिए 7:2। देखो बेटा रेशो कितना आसान है सवाल का, रेशो कितना आसान है सवाल का। आपने कहा सर 4 और 3 7, यहां भी 7 है तो लिख दो 4:3:2। ये जो क्वांटिटी है ना, खिलौनों की जो क्वांटिटी है, खिलौनों की संख्या है ना, 4:3:2 में आना चाहिए, 4:3:2 में आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ ना, टोटल खिलौने 450 हैं। सर 450 असल में 9 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू आ गई 50, 50 चौका 200, 50 तिया 150 और 50 दूनी 100। ये अलग अलग खिलौने तुमने ज्ञात कर लिए। ये तुम्हारा डबल एलिगेशन के सवाल है, जिनमें एक ही क्वेश्चन में 2 बार एलिगेशन अप्लाई करना पड़ता है। उसको देख के ट्राई करो, बताओ ये सवाल का लेवल है बच्चों, ये क्लास है बढ़िया। देखो एक और सवाल सुनते हैं बढ़िया, इसको एक बार होल्ड करो। अच्छा ठीक है, होल्ड मत करो, रखो इसको। सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो। एक आदमी 3 प्रकार के गेहूं खरीद कर लाता है। पहले को 1.27 रुपए पर केजी, दूसरे को 1.29 रुपए पर केजी और तीसरे को 1.32 रुपए पर केजी खरीदता है। इनको किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 1.30 रुपए में किलोग्राम रेट हो जाए? ये मिश्रण का रेट ऐसा हो जाए, किस अनुपात में इनको मिलाया जाए, किस अनुपात में इनको मिलाएं भाई? सवाल पढ़कर लैंग्वेज समझ में आ रही है? सुनो देखो बेटा, तुम्हारे पास ना 3 प्रकार के गेहूं हैं, ठीक? इसकी कीमत है 1.27 रुपए पर केजी, इसकी कीमत है 1.29 रुपए पर केजी, इसकी कीमत है 1.32 रुपए पर केजी। और मिला जुलाकर बेटा जो मिश्रण बन रहा है, जो मिक्सचर बन रहा है ना, इसमें आपकी कीमत आ रही है 1.30 रुपए पर केजी। तो पहले मुझे एक बात बताओ यार, ये पॉइंट तो बिना मतलब तुमको तंग करने को दिए हैं, क्या मैं इसको 127, 129, 132, 130 मान लूं? कोई इस बात में तुम्हें एतराज थोड़ी है बेटा, भाई तो रेट है, पॉइंट 2 के बाद सब में ही था तो कर लिया। पहले इस सवाल का तरीका समझना, 2 चीजों पर तो आप डेविएशन लगा लेते हो, 3 पे कैसे लगाओगे ये समझो। सर ये मान लो मैंने ना ये वाले चावल लिए, गेहूं लिया x किलोग्राम, ये वाला मैंने लिया है y किलोग्राम, और ये मान लो मैंने लिया है z किलोग्राम। मैंने ये x वाला, ये y वाला और ये z किलो लिया है, और टोटल तुम्हारे पास क्वांटिटी जो आई बेटा वो x प्लस y प्लस z केजी आई। क्या टोटल तुम्हारे पास इतनी क्वांटिटी आई क्या? अच्छा एक बात बताऊं, एक बात बताओ, ठीक है थैंक यू। 127 वाले गेहूं को तुमने x किलो लिया तो जेब से खर्चा तो इतना ही हो गया। 127 रुपए रेट था, x किलोग्राम लाओगे इतना खर्चा होगा। 129 वाली कीमत का अगर y किलोग्राम लिया इतना खर्चा, और 132 वाला आपने z किलोग्राम लिया इतना खर्चा होगा। ये टोटल खर्चे की बात हो गई, ये टोटल खर्चे की बात हो गई। और ये खर्चा जो 130 की एवरेज आ रही है, एवरेज
ये इस खर्चे के बराबर होगा क्या? तुमको बोला ना एवरेज खर्चा 130, एवरेज खर्चा 130, तो 130 में इतनी क्वांटिटी, क्या ये दोनों बराबर आने चाहिए क्या? एक बार बताओ बेटा, दोनों बातें बराबर आनी चाहिए क्या? अच्छा, इसको अलग अलग लिख दूं, तुम्हें कोई अगर ऐतराज नहीं हो, तुम्हें कोई अगर ऐतराज नहीं हो बेटा, क्या मैं इसको 130 प्लस 130 वाई 130 जेड कर दूं? सुनो, ये जब 127x उधर जाएगा तो 3x बचेगा, जब ये 129y उधर जाएगा तो y बचेगा, और ये 130 इधर आएगा तो बराबर 2z बनेगा क्या? ये तुम्हारे सामने इक्वेशन निकल कर आ गई जी, ये तुम्हारे सामने इक्वेशन निकल कर आ गई। अब ऐसा नहीं है कि इस सवाल का उत्तर एक ही बनेगा, इसके उत्तर तो बन सकते हैं मिलियंस, लाखों करोड़ों हजारों आंसर बन सकते हैं बेटा, हजारों ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि 3x प्लस वाई बराबर 2z हो जाए। आप तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन। सर आप बताओ, x का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 3, y का मान 1 रखूंगा, z का मान 2 रखूंगा, तो 3 और 1 4 बराबर 4 बन रहा है। जी हां बन रहा है, उत्तर ये सही है। आपने कहा ये रख के देखें, नहीं बनेगा। 3 एकम 3, सर y का मतलब अगर 2 रखेंगे 5 बराबर 4 हो रहा है, नहीं सर बराबर तो नहीं बैठ रहा। ऐसे इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, केवल और केवल एक ही उत्तर बनेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सर इसमें विदाउट ऑप्शन नहीं बनेगा मित्तू, विदाउट ऑप्शन नहीं बनेगा भाई, क्योंकि 3x प्लस वाई बराबर 2z की सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वैल्यू संभव है, कुछ भी मान आ सकता है। तो सर पेपर में सवाल आएगा तो क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा? क्या ऐसे इतना बड़ा सवाल करना पड़ेगा? नहीं। अरे मित्तू भैया मेरी बात समझ, ऑप्शन से इजी नहीं है, ऑप्शन से ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है भाई, और कोई तरीका ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, इस गेहूं की कीमत है 127, इसकी 129, इसकी 132, इसकी 130। तो डायरेक्ट एक काम करना, देखो क्या करना, 130 में से 127 घटाओ 3x, 130 में से 129 घटाओ y, 132 में से 130 घटा दो 2z, एक लाइन में ये इक्वेशन लिख दो। अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लो, बिना ऑप्शन के बात बन नहीं पाएगी, इसके सैकड़ों हजारों लाखों मान आ सकते हैं, तुम्हें ऑप्शन से बात को समझना पड़ेगा। जैसे कि एक बार यहां समझो, एक बार यहां समझो, बाजार में 3 प्रकार की चाय हैं, 135, 160, 195, मिलाया 175। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 175 में से 135 घटाओ, क्या 40x बोल दूं? 40x बोलते रहना एक बार, वो पूरी इक्वेशन लिखते फिर उधर ले जाते घटाते, माइंड में करना, माइंड में 40x बनेगा ना? अरे बोलो बनेगा ना बाबू? आपने कहा जी ये उधर घटेगा, घटेगा 40x बनेगा, सही है। ये 160y घटेगा, क्या 15y बनेगा? क्या बोलो बोलो बनेगा क्या? सर ये 195 में से घटेगा, बराबर 20z बनेगा क्या? हां। अगर कोई बच्चा एक लाइन में ये इक्वेशन लिख दे तो बेटा मैं समझूंगा तुमको मेरी बात पल्ले पड़ रही है, नहीं तो सब बेकार है दोस्तों। अच्छा थोड़ा आसान करने के लिए 5 का भाग दे लें, 8x बराबर 3y बराबर 4z। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द परिणाम। ये परिणाम आ गया दोस्तों, ये परिणाम आ गया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, ऑप्शंस रख के देखो, ऑप्शंस रख के देखो बेटा। तुमने पहला ऑप्शन रखा, पहला ऑप्शन 8 तिया 24, 4 तिया 12, 9 चौका 36, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। आपने दूसरा ऑप्शन रखा सर 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 चौका 32, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तीसरा ऑप्शन रखा तुमने 8 एकम 8, 4 तिया 12, 4 पंजा 20, ये भी बन रहा है। तो सवाल का उत्तर बनेगा ऑल ऑफ दिस। इस वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था ना कि सवाल के उत्तर एक से ज्यादा बन सकते हैं, सवाल के उत्तर एक से ज्यादा बन सकते हैं। तो मतलब ये आपने 3 ऑप्शन दिए, तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसा सवाल बने मित्तू मेरी भाई बात सुनना, ये ऑप्शन से ही बनेगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन है और इक्वेशन पर तो बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो सकती है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? हाँ हाँ कौशिक, हाँ। अगर मान लो बेटा तीनों चारों ऑप्शन बन रहे हैं तो चेक करना ही पड़ेगा भाई, और कोई इलाज भी तो नहीं है अपने पास।
अच्छा मेरी बात को सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, जिसमें थोड़ी दूरी साइकिल से और थोड़ी दूरी पैदल तय करता है, थोड़ी साइकिल से और थोड़ी पैदल यानी कि ऑन फुट तय करता है। साइकिल की आपकी गति है 16 किलोमीटर पर आवर, पैदल की आपकी गति है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, 16 और 8। और टोटल इसने बेटा 80 किलोमीटर 8 घंटे में ट्रेवल किया है। अगर 80 किलोमीटर 8 घंटे में ट्रेवल करा है तो बताओ 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज आ रही है क्या? 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज आ रही है क्या? हाँ, ये आपका डिफरेंस आ गया जी 2:6 यानी कि 1:3। ये रेशो किस चीज का आया है आप जानते हैं? ये रेशो आया है इनके टाइम का। सर जब आप किलोमीटर पर आवर करोगे ना, जब आप किलोमीटर पर आवर करोगे ना, किलोमीटर पर आवर करोगे ना, तो रेशो आएगा सर, रेशो आएगा इनके टाइम का, रेशो आएगा इनके टाइम का, टाइम का। इज इट फाइन जी? सर टोटल तुमने ट्रेवल किया था, टोटल तुमने ट्रेवल किया था 8 घंटे। इसका मतलब 8 घंटे के 4 हिस्से करूंगा तो यहां आएगा 2 घंटे और यहां आएगा 6 घंटे। अगर तुमसे क्वेश्चन में यह पूछते कि बताओ साइकिल पर कितनी देर तक ट्रेवल किया था, 2 घंटे, पैदल कितनी देर तक ट्रेवल किया था, तो 6 घंटे, लेकिन आपसे दूरी पूछी है, दूरी। तो साइकिल पर 16 की स्पीड से 2 घंटे में 32 किलोमीटर जाया जाएगा, ऑन फुट 8 की स्पीड से 6 घंटे में 48 किलोमीटर जाया जाएगा। आपके सवाल का उत्तर बी आएगा। ये एलिगेशन के बेहतरीन लेवल की चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप तुम क्लास में पढ़ रहे हो, ये बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी बेटा, इन पर तुम्हारी कंप्लीट क्लियरिटी बन रही होगी, लॉजिक तुम्हें ठीक प्रकार से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सर कुछ दूरी मैंने साइकिल पर कवर करी है और कुछ दूरी मैंने पैदल कवर करी है, पैदल ऑन फुट। साइकिल की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, पैदल की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और मिलाकर मैंने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में कवर करी है। मिलाकर मेरी ये स्पीड आ रही है। पूरे सवाल को 9 से गुणा कर लो ना यार, तो ये बन जाएगा 9 9 81, 9 चौक 36। यही बनेगा क्या बेटा? यही बनेगा क्या? इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 25, इनका 20। सर टाइम आएगा 5:4 में, यानी 5 घंटे इधर और 4 घंटे इधर। सर पैदल में बेटा, पैदल में 4 की स्पीड में 4 घंटे गया 16 किलोमीटर। साइकिल पर बेटा ये 9 की स्पीड में 5 घंटे गया 45 किलोमीटर। तो ये आपके सामने दोनों बातें आ गई हैं, दोनों बातें आपको ज्ञात करनी भी समझ में आ गई। ये तुम्हारा एक छोटा सा कंसेप्ट है जो पूरा हो गया, जिसके लिए बेटा हमने एलिगेशन का लेवल 1 करवाया, लेवल 2 आपको स्टार्ट करवाएंगे कल से। जितना इस क्लास में बताया है, उम्मीद करता हूं ठीक ठाक से आपने इन बातों को पढ़ा होगा, सारी बातें आपने इनको समझी होंगी बेटा। एलिगेशन आपके लिए बढ़िया प्रकार से क्लियर हो रहा होगा। अभी सेकंड लेवल में और आगे की बात मिलेंगी, तो सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। आधे घंटे मिलते हैं बेटा, 5 बजे इसके और भी सवाल करेंगे। 5 बजे की क्लास पढ़ना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, तब मैं वहां पे शीट नंबर 2 को स्टार्ट करवा दूंगा। सी यू एट 5 o'clock। थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।